जय हिंद साथियों, मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में। संपूर्ण कला एवं संस्कृति अपडेट पढ़ेंगे दोस्तों। जो नए जिले बने हैं उनके अनुसार ही पूरा पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। अगर आपका ये वीडियो काम का है दोस्तों, तो इसको देखिए, समझिए, और अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्यथा दोस्तों, मैं नहीं तो वीडियो को लाइक करने के लिए, नहीं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा। लेकिन दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि कम से कम इस वीडियो को 5 लोगों को शेयर जरूर करें दोस्तों, जो इस वीडियो को देख करके मुझे बता सके, मेरा मूल्यांकन कर सके कि मैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति को पढ़ाने के लिए काबिल हूँ कि नहीं। ठीक है दोस्तों, इतनी सी रिक्वेस्ट है बस आपसे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और मेरी कोई भी कमी है, मैं जो बता रहा हूँ, कौन सी त्रुटि है, मैं क्या करूँ ताकि मैं अच्छा पढ़ा पाऊँ, क्या मेरे इसके अंदर मुझे और अच्छे करना चाहिए ताकि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। तो इस जितनी भी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, अच्छा पढ़ा रहा हूँ चाहे बुरा पढ़ा रहा हूँ, तो इस बात को दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आपका 1 मिनट लेकर के उसको कमेंट करके बताएं दोस्तों कि इसमें मेरी कमी है और इसमें मुझे सुधार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में। उसमें पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान की पहली यूनिट। पहली यूनिट का मतलब क्या हुआ? मतलब राजस्थान को पूरे जो कला संस्कृति है इसको 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 5 भागों का मतलब 5 यूनिट के अंदर पूरा इसको समेटे हुए हैं अपने। तो 5 यूनिट पढ़ेंगे। इसमें पहली यूनिट है राजस्थान की प्रदर्शन कला दोस्तों। वैसे मैं पूरे सिलेबस के ऊपर विस्तार से चर्चा कर नहीं रहा हूँ, जैसे जैसे अपन लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे सिलेबस आ जाएगा दोस्तों। हम लोग पढ़ेंगे, आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान की प्रदर्शन कला। राजस्थान की प्रदर्शन कला दोस्तों, राजस्थान की प्रदर्शन कला के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राजस्थान की प्रदर्शन कला ये सबसे कला संस्कृति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है दोस्तों। मतलब कैसे महत्वपूर्ण? इससे अब तक सबसे ज्यादा प्रश्न इससे आए दोस्तों। अगर आपको बिलीव ना हो, आप जो प्रीवियस क्वेश्चन जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप LDC ले लो, चाहे आप पशु परीक्षण भर्ती ले लो, चाहे आप 3rd ग्रेड ले लो, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड ले लो, लेवल 2 चाहे 1st लेवल, कोई सा भी लेवल ले लो दोस्तों, सभी के अंदर अगर ये जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं अब तक, वो कल्चर के अंदर सबसे ज्यादा यहीं से, इस यूनिट से पूछे जाते हैं दोस्तों। हिस्ट्री की इनकी बात कर ही नहीं रहा दोस्तों, मैं सबसे पहले इस यूनिट की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा अगर कहीं से प्रश्न आते थे वो यहाँ से आते दोस्तों। ठीक है, राजस्थान की प्रदर्शन कला दोस्तों, इस यूनिट के अंदर अपन 8 भागों में इसको डिवाइड करेंगे। 8 भागों के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे अपन दोस्तों राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के, या इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं लोकगीत। सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे अपन लोकगीत। लोकगीत, उसके बाद में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे लोक संगीत। लोक संगीत, लोक संगीत, पहले लोकगीत फिर लोक संगीत। उसके बाद में 3rd नंबर पढ़ेंगे लोक नृत्य। लोक नृत्य, लोक नृत्य। उसके बाद में पढ़ेंगे लोक नाट्य। लोक नाट्य, लोक नाट्य। उसके बाद में इसके अंदर पढ़ेंगे अपन लोक वाद्य। लोक वाद्य मतलब जो वाद्य यंत्र है आपके, लोक वाद्य। उसके बाद में पढ़ेंगे इसके अंदर चित्रकला। चित्रकला, चित्रकला के बाद में इसके अंदर पढ़ेंगे अपन हस्तकला। हस्तकला, हस्तकला के सबसे एंड में पढ़ेंगे अपन लोक कला। हालांकि हस्तकला और चित्रकला का ही भाग है लोक कला, लेकिन फिर भी इसके अंदर थोड़ा अलग से और पढ़ेंगे दोस्तों। ये 8वीं बिंदु पढ़ने के बाद में राजस्थान की जो प्रदर्शन कला यूनिट है इसका समापन हो जाएगा दोस्तों। ये यूनिट ऐसी है दोस्तों कि सबसे ज्यादा अगर इस प्रश्न आते हैं राजस्थान कल्चर के अंदर, तो सबसे ज्यादा आते हैं प्रश्न इसके अंदर से दोस्तों। लोकगीत जो पढ़ेंगे दोस्तों, सबसे पहली यूनिट पढ़ेंगे, सबसे पहला बिंदु पढ़ेंगे अपन लोकगीत। क्या होते हैं लोकगीत दोस्तों? किससे कहते हैं? अगर आपसे पूछे लोकगीत तो किससे कहते हैं? अगर मान लो आज आप पढ़ने के बाद में यहाँ से, जिस क्लास को, इस वीडियो को देखने के बाद में जैसे आप बाहर जाओगे, आपको कोई पूछेगा क्या पढ़ रहा था, आप बोलोगे आज तो सर ने लोकगीत पढ़ाए हैं। सर तो क्या, भाई ने लोकगीत पढ़ाए हैं। अच्छा, लोकगीत पढ़ाए तो लोकगीत कहते हैं किसे हैं? तो दोस्तों, आपसे अगर पूछ ले लोकगीत कहते हैं किसे हैं, तो सीधी सी बात है, क्या आप जो गाना गा रहे हो वो भी गीत है, लोकगीत है? मैं जो गा रहा हूँ वो भी लोकगीत है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा सोच लीजिए, गजबन पानी ने चाल ली, मतलब ये भी लोकगीत है क्या? तो दोस्तों, आप और मेरे द्वारा जो कुछ भी हम गाते हैं उसे लोकगीत कहते हैं। या सिंपल सी परिभाषा में यूं कहते हैं इसको कि मतलब जिसके अंदर, जिस गीत के माध्यम से हमें कोई ना कोई संदेश दिया जा रहा हो उसे लोकगीत कहते हैं।
अच्छा ठीक है, ये भी समझ में नहीं आया। अच्छा, एक सिंपल सी परिभाषा आप यूं ले लीजिए, पहले हेडिंग है लोकगीत। लोकगीत मानव मन में उत्पन्न वह विचार जिसे गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है उसे लोकगीत कहते हैं। कि मानव मन में उत्पन्न वह विचार जिसे गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है उसे लोकगीत कहते हैं। ये जो परिभाषा है ये परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी। अच्छा ठीक है, तो परीक्षा में क्या पूछी जाएगी? परीक्षा में दोस्तों ऐसे कथन देगा आपको, कुछ विद्वानों के कथन है, हम उनको पढ़ेंगे पहले। जैसे एक कथन है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कथन। एक स्टैंडर्ड, एक वृतांत है आपका दोस्तों, स्टैंडर्ड डिक्शनरी, स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर माइथोलॉजी, स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर माइथोलॉजी, स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर माइथोलॉजी, स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर माइथोलॉजी एंड लेजेंड, दोस्तों ये एक साहित्यिक वृत्तांत है। इसके अंदर लोकगीत की एक परिभाषा दी गई है। क्या परिभाषा दी है? कि लोकगीत उस जनसमूह के संगीतमय काव्य रचनाएं हैं जिनका छपाई से अथवा साहित्यिक लेखनी से कोई संबंध नहीं है, अपितु मौखिक परंपरा से अविरत संबंध है। क्या मतलब हो? सीधी सी परिभाषा दोस्तों, इसके अंदर कुछ ही आपको याद नहीं रखना, इतनी बड़ी परिभाषा याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ना इस वृत्तांत का नाम याद रखना आपको, खाली बस 3 शब्द याद रखने हैं दोस्तों। वो 3 शब्द देखते ही आपको समझ जाना कि ये परिभाषा कहाँ से उठाई गई है, इस वृत्तांत से उठाई गई है। कौन से 3 शब्द? एक है दोस्तों छपाई, एक है लेखनी, और एक है मौखिक। छपाई, लेखनी और मौखिक। परिभाषा को ध्यान से सुनिए दोस्तों, तीनों शब्द आ जाएंगे उसके अंदर कि लोकगीत उस जनसमूह की संगीतमयी काव्य रचनाएं हैं जिनका छपाई से अथवा लेखनी से, लेखनी मतलब साहित्यिक लेखनी, छपाई से अथवा साहित्यिक लेखनी से नहीं कोई संबंध नहीं, अपितु मौखिक परंपरा से अविरत संबंध है। मतलब छपाई, लेखनी और मौखिक। कोई भी परिभाषा दोस्तों, साइकोलॉजी ले लो आप, साइकोलॉजी की इतनी सारी परिभाषाएं होती है, आप सारी परिभाषाओं को ऐसे याद रखोगे, रटोगे, कितनी परिभाषाएं याद रखोगे? तो सिंपल सी परिभाषा दोस्तों, कुछ ही याद नहीं रखना, 3 शब्द बस, 3 एक शब्द को आपको हर परिभाषा के अंदर एक दो शब्द पकड़ने आपको, उनको याद रखना है बस कि छपाई, लेखनी और मौखिक। मतलब परिभाषा किसकी है? स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर माइथोलॉजी एंड लेजेंड। दोस्तों परिभाषा इतनी याद करोगे, इतना बड़ा नाम है, इसका नाम ही इतना बड़ा, परिभाषा कितनी बड़ी हो गई। तो दोस्तों आपको कुछ ही याद नहीं रखना, बस ये 3 शब्द याद रखने, ठीक है। सेकंड बात कर लेते हैं अपन, दूसरे है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने परिभाषा को लेकर क्या कहा, मतलब लोकगीत को लेकर के इन्होंने कहा कि लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत ही जनता की भाषा है और लोकगीत ही संस्कृति के पहरेदार या रक्षक है। लोकगीत ही जनता की भाषा है, जनता की भाषा है, लोकगीत ही जनता की भाषा है। इनके 2 स्टेटमेंट है दोस्तों, एक तो भाषा और जनता की भाषा, और दूसरा है इनका पहरेदार, पहरेदार या रक्षक, पहरेदार या रक्षक। इन्होंने मतलब लोकगीत को लेकर 2 परिभाषाएं दी है कि लोकगीत ही जनता की भाषा है, और दूसरा दिया है कि लोकगीत संस्कृति के पहरेदार या रक्षक है। इन्होंने कहा कि अगर आपको किसी भी राष्ट्र को खत्म करना है, अगर किसी राष्ट्र को अवनति की तरफ लेकर जाना है, तो वहां की संस्कृति को पहले खत्म कर दीजिए। कैसे दोस्तों? आज भारत जो अंग्रेजों का गुलाम बना है दोस्तों, तो सबसे बड़ी उसकी वजह रही अपनी संस्कृति को नष्ट करना दोस्तों। और आज भारत विश्व, आप सोचिए इन्होंने क्या कहा था कि अगर आपको संस्कृति, किसी भी देश को अगर खत्म करना है, उसको अवनति की तरफ लेकर जाना है, तो उसकी संस्कृति को खत्म कर दीजिए। और जब संस्कृति को खत्म कर देंगे तो क्या कोई देश विश्वगुरु बनेगा? नहीं,
विश्व गुरु नहीं बनेगा दोस्तों, वो एकदम और अवनति की तरफ चला जाएगा। आप खुद सोचिए, संस्कृति खत्म होने से हम उन्नति कर रहे हैं क्या? नहीं, अवनति हो रही है हमारी, हमारे संस्कार खत्म हो चुके हैं। आप बॉलीवुड को देख लीजिए दोस्तों, बॉलीवुड के जैसे कल्चर, जिनके जैसे उनके गीत है वैसे उनका संस्कार हो गए दोस्तों। आप गीत सुना होगा आपने, अखियों से गोली मारे, कि ये गाना हम अपनी फैमिली के साथ में देख सकते हैं? नहीं दोस्तों, नहीं देख सकते हैं। मतलब वहाँ के जैसे उनके गीत है वैसे उनके रहन सहन वेशभूषा सब, कपड़े लत्ते इत्यादि सब कुछ ऐसे हो गए दोस्तों। मतलब इन्होंने सच कहा था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकगीत जनता की भाषा और लोकगीत संस्कृति के पहरेदार या रक्षक है। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पे, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों, इनकी क्या परिभाषा है लोकगीत संस्कृति को लेकर के, लोकगीत को लेकर के? रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने कहा था कि लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला है। कैसे है लोक कला? मतलब सुखद संदेश। तीन इनके शब्द दोस्तों, मैंने कहा था शब्द याद रखने, बस तेग शब्द है दोस्तों, सुखद संदेश, सुखद संदेश, सुखद संदेश दोस्तों। मतलब सुखद संदेश कैसे कि इन्होंने कहा कि अगर आपको किसी भी आदमी से कोई कार्य करवाना है तो आप उस व्यक्ति से कार्य डायरेक्टली बात बोलने से ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप उसको गीत के माध्यम से मतलब बोलो, उस बात को मनवाओ, उस बात के लिए कहो उस गीत के माध्यम से। जैसे एग्जांपल, जैसे आपको किसी को प्रपोज करना है तो वो गीत के माध्यम से, गीत गा करके आप प्रपोज करिए। 100% कह रहा हूँ आपका काम हो जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात रविंद्रनाथ जी कह रहे हैं कि अगर आपको किसी से कोई कार्य करवाना तो वो गीत गा करके करवाइए, आपका कार्य तुरंत हो जाएगा, मतलब सुखद कार्य हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो दोस्तों जो परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं आपकी दी गई है, एक इनको आप इम्पोर्टेंट, जितना इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं इन तीनों को लगा दीजिए दोस्तों। ये आपकी 10th क्लास की बुक्स के अंदर दी गई है तीनों परिभाषाएं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन, ये तो रविंद्रनाथ टैगोर होगा। आगे बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोकगीत को लेकर के क्या कहा? इन्होंने कहा दोस्तों कि लोकगीत हमारी संस्कृति हमारे लोकगीतों के कंधों पर बैठी हुई है। हमारी संस्कृति हमारे लोकगीतों के कंधों पर बैठी है। मतलब अगर आपको आपकी संस्कृति को मजबूत रखना है तो आपके कंधे, अभी तो लोकगीत, कंधे का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? लोकगीत को मजबूत रखना होगा, मतलब कंधों पर बैठी हुई, कंधों पर, कंधों पर बैठी, कंधों पर बैठी है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मैं खाली जो टैग वर्ड है उनको लिख रहा हूँ दोस्तों, जो काम के है कार्य, जो जिससे अपने को मतलब है दोस्तों वही लिखूंगा, क्योंकि बोर्ड का छोटा है दोस्तों, उसका अभाव है, इसीलिए आपको मेरा उद्देश्य दोस्तों कला संस्कृति को समझाना है। बाकी अगर आपको लिखना है, इसको नोट करना है तो आप साथ साथ में वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। अपन ने अभी तक 4 परिभाषाएं पढ़ी हैं दोस्तों, 4 स्टेटमेंट पढ़े हैं। पहला पढ़ा था स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड। इसमें क्या पढ़ा था कि लोकगीत उस जनसमूह की संगीतमय काव्य रचनाएं हैं जिनका छपाई से अथवा लेखनी से कोई संबंध नहीं है, अपितु मौखिक परंपरा से अविरत संबंध है। ये परिभाषा दोस्तों आपकी 10th क्लास की जो कला संस्कृति की बुक है उसके अंदर दी गई है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था दोस्तों महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था लोकगीतों को लेकर के? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि लोकगीत जनता की भाषा है और लोकगीत संस्कृति के पहरेदार व रक्षक है। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था रविंद्रनाथ टैगोर जी के। रविंद्रनाथ टैगोर जी की परिभाषा पढ़ी थी कि लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला है। उसके बाद में अपन ने परिभाषा पढ़ी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि लोकगीत जो हमारी संस्कृति है हमारे लोकगीतों के कंधों पर बैठी हुई है। ठीक है, 4 परिभाषाएं हो गई थी। उसके बाद में 5 नंबर परिभाषा है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित JL नेहरू, इन्होंने लोकगीतों को लेकर क्या परिभाषा दी? इन्होंने कहा था कि लोकगीत जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, लोकगीत जनता की आत्मा है, या ऐसा कह सकते हैं कि लोकगीत जन समुदाय की ही आत्मा है। क्या कहा था? लोकगीत जन समुदाय की आत्मा, जन समुदाय की आत्मा है। लोकगीत जन समुदाय की आत्मा, लोकगीत जन समुदाय की आत्मा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट परिभाषा सबसे एंड में बात करते हैं देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र
सत्यार्थी। इनकी बहुत अच्छी परिभाषा दोस्तों, देवेंद्र सत्यार्थी। इन्होंने कहा था लोकगीत को लेकर के कि लोकगीत हमारी संस्कृति के मुख्य बोले चित्र है। लोकगीत हमारी संस्कृति के मुख्य बोले चित्र है दोस्तों। अच्छा, कैसे है मुख्य बोले चित्र, एक बार इसको विस्तार से बात कर लेते हैं, एक बार समझते हैं कि लोकगीत हमारी संस्कृति के मुख्य बोले चित्र कैसे है। इन्होंने कहा कि अगर आपको किसी भी संस्कृति को जानना है, समझना है, तो आप वहां के लोकगीतों को समझ जाइए। अगर आप वहां की लोकगीतों को समझ जाओगे तो 100% आप वहां की कल्चर को जान जाओगे, वहां की संस्कृति को जान जाओगे। 100% तो नहीं फिर भी, लेकिन 60 से 70% आप वहां के कल्चर को जान जाओगे। अच्छा ठीक है, कैसे जान जाओगे? आपने एक गीत सुना होगा दोस्तों, खम्मा खम्मा रे मारा रूणी चेरा धनिया, थाने तो पूजे आखो मारवाड़ जी, थाने तो पूजे आखो गुजरात जी, थे तो अजमल जेरा लाल माता मेणा देरा लाल, थे तो नीला घोड़ारा सवार। मतलब इसका अर्थ क्या हो? बात कर रहे हैं रामदेव जी के बारे में दोस्तों। ये बात रामदेव जी के बारे में हो रही। मतलब आपका जो आप पैदा हुए थे रूणीचा के अंदर, आपको पूजता है पूरा मारवाड़, आपको पूजता है पूरा गुजरात, आपके पिताजी अजमल जी, आपकी माता मेणा दे हैं, आप नीले घोड़ेरा सवार हो। मतलब यहाँ बात हो रही, उन्होंने क्या कहा था देवेंद्र सत्यार्थी जी ने कि अगर आपको संस्कृति को जानना, मतलब आप रामदेव जी को कैसे जानेंगे? आप केवल उनके गीत सुनने मात्र से उनके पूरा बायोडाटा निकल गया, आपके सामने आ गया। अच्छा ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आपको संस्कृति को जानना है तो वहां के उस गीतों को सुनिए आप, तो आप जान जाओगे संस्कृति को। ये बात कौन कह रहे हैं? देवेंद्र सत्यार्थी जी। ठीक है दोस्तों, अपन ने 6 लोगों की परिभाषाएं पढ़ी थी। पहला स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर माइथोलॉजी एंड लेजेंड बुक की परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद अपन ने पढ़ा था महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी की परिभाषा पढ़ने के बाद में अपन ने पढ़ा था रविंद्रनाथ टैगोर की परिभाषा। वो फर्स्ट वाले तीनों ही परिभाषाएं दोस्तों आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3, 4, 5 पेनों से इसको अंडरलाइन कर लेना दोस्तों। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था अपन ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, उसके बाद देवेंद्र सत्यार्थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की। यहां तक पढ़ने के बाद में दोस्तों ये तो हो गई परिभाषाएं दोस्तों। अब बात करते हैं अपन लोकगीत के बारे में। दोस्तों राजस्थान का राज्य गीत कौन सा? मैं आपसे अगर प्रश्न पूछूं राजस्थान का राज्य गीत कौन सा, और ऑप्शन दो दोस्तों, पहला है घूमर, दूसरा है केसरिया बालम। केसरिया बालम दोस्तों कौन सा राजस्थान का राज्य गीत है? अधिकांश लोगों को पता होगा दोस्तों, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा? केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। राज्य गीत कौन सा? केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। अच्छा ठीक है दोस्तों, हर गीत को गाने की अपनी अपनी अलग अलग शैलियां हैं। जिस भाव से, जिस रस से उस गीत को गाया जाता है उसका भी एक अलग ही बात है। जैसे दोस्तों ये गीत है, क्यों गाया गया ये गीत, किसने गाया पहली बार, गाने का उद्देश्य क्या रहा होगा, हर बात का कोई ना कोई लॉजिक है दोस्तों। लोकगीत ऐसे ही नहीं गाए गए हैं दोस्तों। केसरिया बालम जो गीत है ये सबसे पहले बार गाया था आपके मांगी बाई ने, जो कि दोस्तों उदयपुर की निवासी थी। उदयपुर मांगी बाई ने सबसे पहली बार गाया था, उदयपुर की निवासी थी। और इन्होंने ये गीत गाया था दोस्तों मांड गायन शैली में गाया था। मांड, अभी खाली इतना समझ लीजिए आप कि मांड गायन शैली में गाया था। आगे बिल्कुल अच्छे से जब शैलियां पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। मांड गायन शैली में इस गीत को गाया था दोस्तों इस गीत को अगर किसी ने सर्वाधिक बार या अंतरराष्ट्रीय ख्याति अगर किसी गीत को इस गीत को प्रदान करवाई है तो वो है हाजन अल्लाह जिलाई बाई। हाजन अल्लाह जिला बाई ने इस गीत को सर्वाधिक ख्याति प्रदान करवाई है। बहुत बड़ा नाम हो गया, हाजन अल्लाह जिलाई बाई। हाजन अल्लाह जिलाई बाई ने इस गीत को सर्वाधिक बार गाया या अंतरराष्ट्रीय ख्याति इस गीत को प्रदान करवाई। कौन थी अल्लाह जिला बाई? हाजन अल्लाह जिला बाई। दोस्तों इनका नाम इतना बड़ा नहीं है जितना नाम आप सोच रहे हो। इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा इनका नाम नहीं है। इनका नाम बहुत छोटा है। कैसे बहुत छोटा? पहले देखिए हाजन दोस्तों मुस्लिम थी। हाजन मुस्लिम समाज में उनको कहते हैं जिनके पति ने हज की यात्रा की हो। हज यात्रा मतलब मुस्लिम धर्म में सबसे बड़ा जो स्थान है, सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और उनकी उस धर्म की मतलब तीर्थ समझ लीजिए आप, कि जैसे हिंदू धर्म में तीर्थ होता है वैसे मुस्लिम धर्म का जो तीर्थ है वो है हज की यात्रा। हज की यात्रा इनके पति ने की थी, अल्लाह जिला बाई के पति ने, इसलिए इनके नाम क्या आ गए, इनको इसलिए उपाधि मिली हाजन की। अल्लाह जिलाई का मतलब क्या हुआ दोस्तों?
जब ये दोस्तों पैदा हुई और 10-15 दिन के अंदर ये बीमार हो गई, पैदा होती, जब पैदा हुई तो वेद जी को बीमार, पैदा होते बीमार पड़ गई दोस्तों। जब बीमार पड़ी तो वेद जी को बुलाया गया, और वेद जी को बुलाया तो वेद जी ने कहा कि भाई ये तो बीमार है, और ये मतलब इनकी नस को देखा गया तो इन्होंने बोला कि ये तो शांत हो गई है। तो जैसे जब ये मर गए थे तो इनको मरने के बाद में दफना दिया गया, और जब दफनाया तो उसके थोड़ी देर बाद में वहां से रोने की आवाज आई। रोने की आवाज आई, पास में से एक आदमी गुजर रहा था उनकी कब्र के पास में से, देखा तो बच्ची की आवाज आ रही है, और जब बच्ची की आवाज आई तो लोगों ने उस वापस खोद के निकाला, और निकाला तो लोगों को देखा कि ये तो वापस जिंदा है। और तेरे को तो उनकी जब परिवारजन थे, उन्होंने कहा था कि हमने सोचा तो मर गई, लेकिन तू जिंदा है, और तेरे को किसने जिलाया? तो तेरे को अल्लाह ने जिला दिया, इसीलिए इनका नाम कर दिया गया कि अल्लाह जिला है बाई। तेरे को तो अल्लाह ने जिलाया है, इसीलिए इनका नाम ही कर दिया अल्लाह जिला बाई। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इस गीत को सर्वाधिक बार गाया था। अब अल्लाह जिला बाई के बारे में, मांगी बाई के बारे में आगे अपन जब दोस्तों गायन शैलियां पढ़ेंगे तब इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, सारे कलाकार वहां अच्छे से आ जाएंगे। अभी बताऊंगा तो बीच में खिचड़ी पक जाएगी। तो अल्लाह जिला बाई सर्वाधिक बार इन्होंने गाया था, और ये अभी खाली इतना समझ ली कि यह बीकानेर राज्य की मांड गायिका थी दोस्तों, बीकानेर राज्य की मांड गायिका थी दोस्तों। ठीक है, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश सबसे पहले गाया था मांगी बाई ने। मांगी बाई उदयपुर की निवासी थी। कौन सी राग में गाया था दोस्तों? तो ये मांड गायन शैली में गाया था, और सबसे ज्यादा गाया था अल्लाह जिला बाई ने दोस्तों। अब किस रस में गाया था दोस्तों ये गीत, क्यों गाया गया था? कि केसरिया, भाव को समझिए, केसरिया बालम आवो नी पधारो हमारे देश, मतलब राजस्थान दोस्तों। आप इतना समझ लीजिए, कहीं अगर प्रेम की बात आती है, जैसे कोई पति पत्नी के प्रेम के बारे में बात होती तो वो होता है दाम्पत्य प्रेम दोस्तों, उसके गीत होते हैं दाम्पत्य प्रेम के गीत दोस्तों। अगर झगड़े की बात आती है, जैसे पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता तो उसको बोलते हैं झगड़ालू गीत। अगर दोस्तों अगर पति प्रदेश गया और उसकी याद में कोई गीत गाती है महिला, उसकी पत्नी, तो वो होता दोस्तों विरह गीत। किसी की याद में अगर कोई गीत गाया जाता तो उसको कहते हैं विरह गीत। और पति पत्नी के प्रेम में कोई गीत गाया गया तो उसको दाम्पत्य प्रेम का गीत। अगर झगड़े में कोई गीत गाया गया तो उसको झगड़ालू गीत। तो ये जो गीत है दोस्तों, और जो किसी सुंदरता, मतलब जैसे पति पत्नी या महिला या पुरुष की सुंदरता का बखान किया जाता है तो उसको कहते हैं श्रृंगार रस का गीत हो गया जैसे। ठीक है, और जैसे कोई वीर, मतलब वीरों की गाथा की गाई जाती है, वीरों की प्रशंसा की जाती है, तो उसे कहते हैं वीर रस का गीत। ठीक है दोस्तों ये जो गीत है ये है दोस्तों विरह गीत है दोस्तों। कौन सा? विरह गीत है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजस्थान का राज्य गीत हो गया। अब दोस्तों राजस्थान के जो गीत हैं, इन गीतों को अपन 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे दोस्तों, 3 भागों में डिवाइड करके। राजस्थान के जो गीत है इनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों, लोक गीतों को। पहला है जो, मतलब 3 भाग तो दोस्तों है ही है, हालांकि एनसीईआरटी के अंदर 3 भाग दे रखे हैं, और जो मानक बुक्स हैं जैसे डॉक्टर हेमाराम हुकुमचंद्र की बुक है उनके अंदर भी 4 भाग दे रखे हैं। तो ऐसा डिवाइडेशन का ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, समझने के लिए इनको डिवाइड किया गया है वैसे, लेकिन फिर भी इनको अपन 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे लोकगीतों को। लोकगीत 3 भागों में इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे दोस्तों अपन इसके अंदर क्षेत्रीय लोकगीत, क्षेत्रीय लोकगीत। ठीक है, क्षेत्रीय लोकगीत। दूसरा पढ़ेंगे अपन दोस्तों इसके अंदर रिवाजों के लोकगीत, रिवाजों के लोकगीत दोस्तों। और तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे दोस्तों धार्मिक लोकगीत। दोस्तों ये 3 भाग हो गए, मतलब राजस्थान के लोकगीतों को अपन 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे क्षेत्रीय लोकगीत, दूसरा पढ़ेंगे रिवाजों के लोकगीत, और तीसरा पढ़ेंगे धार्मिक लोकगीत दोस्तों। एक अलग से टाइप पढ़ेंगे दोस्तों जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो पढ़ेंगे अपन दोस्तों ऋतुओं से संबंधित लोकगीत, ऋतुओं से संबंधित दोस्तों, ऋतुओं से संबंधित लोकगीत, ऋतुओं से संबंधित लोकगीत, ऋतुओं से संबंधित लोकगीत पढ़ेंगे दोस्तों। जरूरी है पढ़ना, क्योंकि इसके भी प्रश्न आजकल परीक्षाओं में आ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लोकगीत को पढ़ेंगे अपन। पहला पढ़ेंगे क्षेत्रीय लोकगीत। पहला कौन सा पढ़ेंगे? क्षेत्रीय लोकगीत। दोस्तों पहले बता देता हूं मैंने एक बात और बता देता हूं, अपन प्रश्नों के साथ में पढ़ेंगे कि कौन से टॉपिक से कैसे प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा के अंदर, उसी के अनुसार अपन पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। ज्यादा हाई भी नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा नीचे भी नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर पहले बता देता हूं प्रश्न कैसे आएंगे। पहला क्षेत्रीय लोकगीत,
क्षेत्रीय लोकगीत। क्षेत्रीय लोकगीत, क्षेत्रीय लोकगीत के अंदर दोस्तों इसका प्रश्न आएगा, जैसे अपन 3 क्षेत्र पढ़ेंगे, मरु प्रदेश के लोकगीत, पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत और मैदानी भाग के लोकगीत। दोस्तों इसके अंदर प्रश्न आएगा, जैसे प्रश्न पूछेगा आपको दोस्तों जी कुर्जा क्या है, कुर्जा क्या है। ऑप्शन में आएगा आपके दोस्तों कि एक लोकगीत है, या एक पक्षी है, या दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में आंसर जाएगा, जो भी होगा अपन पढ़ेंगे आगे। और दोस्तों इसके 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं दोस्तों लोकगीतों से संबंधित, 2 टाइप के। पहला बनेगा दोस्तों कि ये गीत कौन से क्षेत्र से संबंधित है, और दूसरा कोई जोड़ा देके आपसे पूछ लेगा कि इत्यादि क्या है, या इत्यादि कौन से क्षेत्र से संबंधित है। अभी जैसे पहला प्रश्न आ जाएगा, जैसे कागा, कागा कौन सा किस क्षेत्र से संबंधित लोकगीत है, तो प्रश्न डाल देगा पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित, मैदानी क्षेत्र से संबंधित, और आदिवासी क्षेत्र से दे देगा भले, या फिर मरु प्रदेश क्षेत्र से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसे प्रश्न बनेगा। और दूसरा प्रश्न बनेगा कि लालर, पटेलिया, बिछिया इत्यादि किस क्षेत्र से संबंधित गीत है, लालर, पटेलिया, बिछिया इत्यादि किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपसे प्रश्न पूछ लेगा। तो 2 टाइप के प्रश्न पूछेंगे दोस्तों। तीसरा, इसमें से जिले से प्रश्न संबंधित नहीं आएगा, जैसे कौन सा गीत किस जिले का है, ऐसे प्रश्न इसमें से नहीं आएंगे दोस्तों। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि जिले के कोई गीत है ही नहीं, पर्टिकुलर किसी जिले का कोई गीत ही नहीं। 1-2 गीत है जो अपन आगे पढ़ेंगे, बाकी 1-2 ही है, ज्यादा नहीं है दोस्तों। तो अब बात करते हैं अपन लोकगीत, क्षेत्रीय लोकगीतों को। अगेन क्षेत्रीय लोकगीतों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पढ़ेंगे इसके अंदर अपन मरु प्रदेश के लोकगीत, पहला पढ़ेंगे मरु प्रदेश के लोकगीत। सेकंड पढ़ेंगे अपन पर्वतीय क्षेत्र के, पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत। और थर्ड पढ़ेंगे दोस्तों अपन मैदानी, थर्ड पढ़ेंगे मैदानी क्षेत्र के लोकगीत। अच्छा दोस्तों बात कर लेते हैं मरु प्रदेश के लोकगीत। मरु प्रदेश आता कहाँ पे है दोस्तों, कौन से भाग को मरु प्रदेश कहेंगे, तो मरु प्रदेश कहेंगे दोस्तों शेखावाटी। एक तो शेखावाटी वाला भाग दोस्तों, शेखावाटी वह पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं, पश्चिमी राजस्थान के जिले, उसको कहते हैं दोस्तों मरु प्रदेश। ठीक है, ये होगी अपने मरु प्रदेश की बात दोस्तों। हेडिंग लगा सकते हैं आप, मरु प्रदेश के लोकगीत। पहली हेडिंग होगी मरु प्रदेश के लोकगीत। मरु प्रदेश के लोकगीतों के अंदर सबसे पहला जो गीत होगा दोस्तों उसको पढ़ेंगे अपन। पहला गीत है आपका लीलगर। लीलगर दोस्तों क्या होता है लीलगर, राजस्थानी भाषा का शब्द है दोस्तों। लीलगर कहते हैं किसे, आपसे प्रश्न परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था लीलगर से संबंधित दोस्तों। हेडमास्टर की परीक्षा थी 2017 का वाला एग्जाम था, उसके अंदर परीक्षा में पूछा था लीलगर क्या है। तो दोस्तों लीलगर कहते किसे हैं, तो राजस्थान के अंदर ओढ़नी रंगने वाले व्यक्ति को लीलगर कहते हैं दोस्तों। ओढ़नी रंगने वाला जो व्यक्ति होता है उसे लीलगर कहते हैं। ये तो हो गई इस लीलगर की बात। अब बात करते हैं कि दोस्तों ये गीत गाया क्यों गया। जब ओढ़नी रंगने वाला व्यक्ति सीधी बात ही बता देते, इसके लिए माहौल बनाने की क्या आवश्यकता थी। तो दोस्तों गीत आपने सुना होगा, एक सुना तो होगा कि आजकल जो ट्रेंड में चल रहा वो तो चल रहा दोस्तों कि अल्लाह पल्ला पर दादर मोर रंग दे, घूंघट पर सांवरिया रो नाम रे लीलगर और रंग दे। ये तो दोस्तों आजकल ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन जो वास्तविकता में गीत किस वजह से बना था वो बात करते हैं अपन। पहले चलता था दोस्तों कि अल्लाह पल्ला पर दादर मोर रंग दे और रंग दे रे माने ओजू रंग दे, लीलगर और रंग दे, ये पहले चलता था। जेठ जी रंगायो मारे पीलो पोमचो, मारी जेठानी ने धाई कोनी आयो रे लीलगर और रंग। ये जो एक महिला है, एक लीलगर से कहती है कि लीलगर मेरे जेठ जी ने पीले रंग का पोमचा एक ओढ़नी का ही प्रकार है जो कि अपन आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो एक महिला जो कि लीलगर को कहती है कि मेरे जेठ जी ने पीले रंग का पोमचा रंगवाया था, जो मेरी जेठानी को धाई को नहीं आया, मतलब पसंद नहीं आया, मेरी जेठानी को पसंद नहीं आया, तो लीलगर कुछ और रंग दे, लीलगर और रंग दे। तो फिर लीलगर सोचता कि इस बार पीला रंगा है तो अगली बार लाल रंग देता हूँ, तो फिर वो लाल रंग का रंगता है। तो फिर महिला कहती है कि देवर जी रंगाई लाल रंगरी ओढ़नी, देवरानी ने धाई को नहीं आयो रे लीलगर और रंग दे। मतलब वो लीलगर महिला कहती है कि मेरे देवर जी ने लाल रंग की ओढ़नी रंगवाई थी, जो मेरी देवरानी ने पसंद नहीं आई, धाई को नहीं आई, तो लीलगर और रंग दे। ऐसे वो तरह तरह के रंगों की ओढ़नी रंगवाता ही है।
फिर वो सोचती हैं कि वो लीलगढ़ सोचता है कि पिछली बार लाल, इस बार पीला, अब एक काम करता हूँ सातों ही रंग की रंग देता हूँ ओढ़नी। तो फिर वो महिला कहती है कि सतरंगियो लहरियो मारा ससुरा जी रंगायो रे, मारी सासू जी ने धाई कोनी आयो रे नीलगढ़ और रंग दे। मतलब वो महिला कहती है कि मेरे जेठ ससुर जी ने सतरंगिया जो लहरिया है वो रंगवाया था, जो मेरी सासू जी को पसंद नहीं आया, नीलगढ़ कुछ और रंग दे। तो फिर नीलगढ़ सोचता है। अब ये बात यहाँ कहने का मतलब ये गीत के माध्यम से खाली इतनी बात समझाई जा रही है अपने को कि वहाँ जेठ जी को पसंद नहीं आया, देवर जी को, ससुर जी को, किसी को पसंद नहीं आया, कुछ ऐसा रंग दे जो मेरे संपूर्ण परिवार को पसंद आ जाए दोस्त। तो मतलब परिवार से मतलब क्या होगा दोस्तों, ये गीत हमें एक सूचना देना चाहता है, संदेश देना चाहता है। किसका संदेश दोस्तों, कि यह गीत हमें संयुक्त परिवार परंपरा का संदेश दे रहा दोस्तों। संयुक्त परिवार परंपरा, संयुक्त परिवार परंपरा का यह गीत हमें संदेश दे रहा है कि हमें संयुक्त परिवार के साथ में रहना चाहिए। इसी बात का गीत इस लोकगीत के माध्यम से इस बात की सूचना दी जा रही है कि संयुक्त परिवार परंपरा का संदेश हमें यह गीत देता है। लोकगीत दोस्तों, हर गीत कोई ना कोई संदेश हमें अवश्य देता है, इसीलिए लोकगीतों का महत्व है। और हम अपनी कल्चर को, संस्कृति को जान पाए, समझ पाए, इसीलिए हमें गीत पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो लीलगढ़, पहली बात अपने पढ़ी थी कि लीलगढ़ राजस्थान में ओढ़नी रंगने वाले व्यक्ति को लीलगढ़ कहते हैं। वो तो इस शब्द की परिभाषा हो गई। और इस गीत के बारे में क्या, क्यों गीत गाया गया, तो यह गीत हमें संयुक्त परिवार परंपरा का संदेश देता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि राजस्थान का वह गीत जो हमें संयुक्त परिवार परंपरा का संदेश देता है, वह गीत कौन सा है। तो ऑप्शन में आ जाएगा लीलगढ़, पाला, भरभूटिया इत्यादि, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आ जाएगा, लीलगढ़ गीत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन पाला गीत। पाला, पाला गीत दोस्तों, पहले मैं आपसे पूछूं कि पाला होता क्या है, कहते किसे है पाला। अच्छा, पाला और पाड़ा में दोनों एक ही अंतर है, पहली बात तो ये है दोस्तों। आपने कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे पाला और पाड़ा हो गया, पोल और पोड़ हो गया, जाली और जाड़ी हो गया, जाली और जाड़ी। जैसे ये तो पाला हो गया, ये पाड़ा, ये ले, ये ले, ऐसे दोस्तों। एक हो गया जैसे पोल, एक हो गया पोल। ठीक है, एक हो गया आपके दोस्तों जाली, एक हो गया जाड़ी, एक हो गया काला और एक हो गया काला। दोस्तों इनमें अंतर क्या है दोस्तों, पोल और पोल एक ही है क्या, जाली और जाड़ी एक ही है क्या, काला और काला एक ही है क्या। दोस्तों बात करते हैं काला और काला की। आपने एक गीत सुना होगा कि काला बाड़ा रो देव कहा यो तू ते जा रे। मतलब काला, काला होता है दोस्तों सांप, काला मतलब काला, काला सांप के देव मतलब तेजा जी। काला और बाड़ा रो देव कहा यो तू, अपन गीत अपन जो आगे पढ़ेंगे तेजा जी के बारे में तो पढ़ेंगे। तो काला, काला का मतलब काला सांप, और काला, काला होता है रंग दोस्तों, काला होता है सांप और काला होता है रंग। जाड़ी, जाड़ी दोस्तों किसे कहते हैं। आपने एक बात सुनी होगी, अक्सर आए दिन अखबार में आता रहता है कि 2 युवक कल शाम को जाली नोटों के साथ में पकड़े गए। जाली, जाली नोटों के साथ में दोस्तों। ठीक है, कि 2 युवक कल शाम को जाली नोटों के साथ में पकड़े गए, ये वाला जाली, फर्जी, ये वाला जाली। और जाली, जाली दोस्तों अपने खिड़की जो रोशनदान होता है ना उसको कहते हैं जाली, जिसे हवा आती वो वाला जाली। दोस्तों पोल, पोल किसे कहते हैं, पोल कहते हैं दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा पांडु पोल, डूंगर क्या नाम इसका, हनुमान पोल, गणेश पोल, भैरव पोल, ये होता है दोस्तों पोल। दरवाजा, जिसको मतलब दरवाजा, जैसे दरवाजे के जस्ट आगे वाले जो अपने घर के अंदर जो जगह होती है उसको कहते हैं पोल दोस्तों। और पोल, आज बहुत दिन हो गए, अब तेरी पोल खोलनी पड़ेगी, ये वाला है पोल दोस्तों। ये ले और ले, इन दोनों का अंतर दोस्तों, एक एक अक्षर का अंतर है बस दोस्तों, अक्षर के अंतर में भाव पूरा चेंज हो जाता है दोस्तों। वैसे ही दोस्तों ये पाड़ा और पाला, पाड़ा होता दोस्तों अधिक ठंड पड़ने की वजह से फसल को पाड़ा लग गया, या अधिक पाड़ा पड़ने की वजह से फसल जल गई, तो ये होता दोस्तों पाड़ा। और पाला, पाला दोस्तों झाड़ी होती है जिसके कांटे होते हैं,
एक कांटेदार झाड़ी होती है जिसका पत्ता होता है दोस्तों, उसको कहते हैं पाला, जो पशुओं के चारे के रूप में काम में आता है दोस्तों, उसको कहते हैं पाला। दोस्तों ये तो पाले की बात हो गई कि पाला है जो एक झाड़ी का पत्ता होता है जो पशुओं के चारे के रूप में काम में लिया जाता है दोस्तों। पहले क्या होता था, अपने पास में, अपने पुरखों के पास में जमीन बहुत हुआ करती थी दोस्तों, 100-200 बीघे ऐसे जमीन हुआ करती थी। अब जब जमीन बहुत ज्यादा थी लेकिन उसको जुताई के साधन नहीं थे, संसाधनों का बहुत अभाव था दोस्तों। जब संसाधन का अभाव है, जब जुताई होती है तो वो तो बैल से होगी, हल से होगी, और जब इतनी सारी जमीन में जब जुताई हो नहीं पाती थी उसमें झाड़ियां उग जाती थी दोस्तों, कांटेदार झाड़ियां। उन झाड़ियों की वजह से उसके अंदर कांटे लग जाते थे और कांटे वो बड़े हो जाते थे, मतलब झाड़ी के जो वृक्ष थे वो बड़े हो जाते थे, पत्तियां उनकी। अब बात क्या होती है दोस्तों कि एक महिला और पुरुष होते हैं, मतलब पति पत्नी होते हैं, जो उस पाले को खेत से निकाल रहे होते हैं। तो महिला गीत गाती है, बात कहती है, उस गीत के माध्यम से अपने बाहों को प्रस्तुत करती है कि मारी हथेलिया में छाला पड़ गया मारा मारू जी, पालो कैया काटूली। मतलब कि ये महिला है वो पुरुष को कहती है, अपने प्रियतम को कहती है कि मेरे हथेलियों के अंदर छाले पड़ गए हैं, मैं अब पाला कैसे काटूंगी। तो पुरुष कहता है कि कोई बात नहीं, तू खेजड़ी के नीचे जाके बैठ जा, पाला मैं काट दूंगा। मतलब यहाँ दोस्तों दाम्पत्य प्रेम को प्रस्तुत किया गया है। बाकी अगर वहां प्रेम नहीं होता, झगड़ा होता, तो क्या बोलते, कोई बात नहीं, घर चल आज, जब छाले ठीक हो जाए तब आके काटना। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ दाम्पत्य प्रेम का दोस्तों, दाम्पत्य प्रेम, दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक है दोस्तों ये भी गीत। दाम्पत्य प्रेम का परिचायक गीत है दोस्तों पाला। तो इसके डेफिनेशन अपन लिखेंगे पहली लाइन में कि पाला किसे कहते हैं। तो जो कांटेदार झाड़ी होती है, कांटेदार झाड़ी का एक पत्ता होता है जिसे पाला कहते हैं, जो कि पशुओं के चारे के रूप में काम में लिया जाता है। और जो गीत है, यह गीत हमें, पाला गीत हमें दाम्पत्य प्रेम का परिचायक गीत है दोस्तों, दाम्पत्य प्रेम का संदेश देने वाला गीत है। अब बात करते हैं दोस्तों भरमभुटिया। नेक्स्ट बात करते हैं भरमभुटिया। भरभुटिया दोस्तों, भरभुटिया गीत, यह गीत क्या है, भरभुटिया कहते हैं किसे, पहले बता देता हूँ। यह भी है दोस्तों एक पत्ता होता है जो पशुओं के चारे के रूप में काम में लिया जाता है। एक भी वृक्ष होता है, झाड़ी होती है जो कि पशुओं के चारे के रूप में काम आती है दोस्तों। जब ये छोटी होती है तब तो ये चारे के रूप में काम आती है, और जब ये बड़ी हो जाती है तो इसके भी कांटे लग जाते हैं, और छोटे छोटे होती हैं जो अपने कपड़ों के लग जाती है, और कपड़ों के लगते लगते ऊपर आ जाती है, और जब रात को सोते हैं तब ये बहुत चुभती है। तो महिला और पुरुष, वही पति पत्नी काम कर रहे खेत के अंदर, और उसके अंदर उसकी जो पत्नी होती है पुरुष की, वो अपनी प्रियतम से कहती है कि मैंने गोदियां ले लो, छेल लावण के लाइयो भरभुटियो, कि मुझे गोदी में उठा लो, मेरी जो लावण, लावण मतलब समझ गए घाघरे का सबसे नीचे वाला भाग दोस्तों, उसको कहते हैं लावण। तो मुझे गोदी में उठा लो, मेरी जो लावण है उसके भरभुटिया लग जाएगा दोस्तों। मतलब ये गीत है। तो इस भरभुटिया के माध्यम से अपने को ये संदेश दिया जा रहा है कि ये भी कौन सा गीत है दोस्तों, यह भी दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक दोस्तों, दाम्पत्य प्रेम का, दाम्पत्य प्रेम का परिचायक गीत है दोस्तों। अब दाम्पत्य प्रेम का मतलब क्या होगा दोस्तों, पति पत्नी का प्रेम। यहाँ पे पति पत्नी का प्रेम, उससे दाम्पत्य प्रेम। और अगर नॉर्मल पति पत्नी नहीं है तो वो खाली प्रेम दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा दाम्पत्य प्रेम, भरभुटिया क्या है, तो भरभुटिया एक प्रकार की झाड़ी है जो कि पशुओं के घास है, इसे कह सकते हैं घास दोस्तों। झाड़ी भी नहीं होती है, घास होती है जो पशुओं के चारे के रूप में काम में ली जाती है। भरभुटिया एक घास है जो कि पशुओं के चारे के रूप में काम में ली जाती है। फिर बाद में ये संदेश क्या देता है, तो यह गीत हमें दाम्पत्य प्रेम का संदेश देता है, ठीक है। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि वह गीत जो दाम्पत्य प्रेम का संदेश देते हैं, ऑप्शन आएगा पाला गीत, भरभुटिया गीत, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा नंबर का ऑप्शन सी, ऑप्शन सही हो जाएगा, यह दोनों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पाला गीत भरभुटिया हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं पणिहारी। पणिहारी दोस्तों, पणिहारी, पणिहारी क्या है, पणिहारी दोस्तों यह गीत है। और इसमें क्या होता है कि एक महिला होती है जिसका विवाह हो जाता है, और विवाह होने के बाद में जो उसका प्रियतम होता है वो प्रदेश चला जाता है कमाने के लिए, और वह प्रदेश चला जाता है तो पीछे से क्या होता है कि एक दूसरा पुरुष इस महिला को कहता है कि हंस हंस ने मीठी बोल पणिहारी, बाता थारी रे जासी। पणिहारी का मतलब ये पानी लेने गई थी पनघट के ऊपर, और जब वहां से वापस आती है तब वो पुरुष जो होता है उस महिला को कहता है कि हंस हंस ने मीठी बोल पणिहारी, बाता थारी रे जासी। तो पणिहारी रिटर्न जवाब क्या देती है,
कि हंस हंस ने बोलूं ली, मतलब पीयू जी गया परदेश, जद आवेला बोलूं ली हंस हंस ने, मतलब कि मेरे जो पीयू जी है वो परदेश गए हुए, जब वो आएंगे तब उनसे बोलूंगी हंस हंस के। मतलब इस गीत के माध्यम से हमें पतिव्रता प्रतिव्रता धर्म पर, पतिव्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश इस गीत के माध्यम से हमें दिया जा रहा है दोस्तों। ये हो गए पनिहारी। सेकंड नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर समझने से कुछ बाहर नहीं दोस्तों। उसके बाद अपन बात करते हैं पपैया गीत। पपैया पपैया दोस्तों, पपैया गीत जो है, वैसे तो दोस्तों ये गीत ऋतुओं से संबंधित गीत है, सावन मास के अंदर गाया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ बात कर लेते हैं अभी के लिए। पपैया गीत दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एक अविवाहित कन्या विवाहित पुरुष को उपवन में मिलने के लिए बुलाती है। एक अविवाहित कन्या विवाहित पुरुष को उपवन में मिलने के लिए बुलाती है, तो विवाहित पुरुष जो होता है वो उस कन्या से मिलने के लिए नहीं जाता है। जब वो नहीं जाता है मिलने के लिए, तो अविवाहित कन्या उस विवाहित पुरुष की पत्नी के प्रति आक्रोश प्रकट करते हुए यह गीत गाती है। ठीक है दोस्तों, तो यह गीत हमें किस बात का संदेश दे रहा है दोस्तों? तो यह गीत हमें दे रहा है पत्नीव्रता पति, पत्नीव्रता पति का संदेश इस गीत के माध्यम से हमें दिया जा रहा है दोस्तों। कौन सा गीत है? पपैया गीत। पपैया पनिहारी गीत में क्या था दोस्तों? पतिव्रता धर्म पर अटल रहने के लिए। तो पपैया गीत में दोस्तों पत्नीव्रता धर्म पर अटल रहने के लिए। भरभूटिया के अंदर दाम्पत्य प्रेम का परिचय गीत है। पाला क्या दोस्तों? पाला दाम्पत्य प्रेम का गीत है। और लीलगर हमें संयुक्त परिवार परंपरा का संदेश देता है दोस्तों। इन गीतों के बाद में आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कागा। कागा किसे कहते हैं दोस्तों? कौवा। कौवा से क्या मतलब हुआ दोस्तों? एक गीत होता है दोस्तों, आपने सुना होगा कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारा पीयू जी घर आवे। उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारा पीयू जी घर आवे। तो कौन सा गीत दोस्तों? कागा। कागा एक कुछ गीतों एक साथ ही लिख रहा हूं दोस्तों। कागा हो गया, कुर्जा, कागा होगा, कुर्जा हो गया, जोरावा, जोरावा और पावड़ा। ये चारों की दोस्तों मरु प्रदेश के हैं, विरह गीत है दोस्तों। कौन से गीत है दोस्तों? विरह गीत दोस्तों, चारों की चारों मरु प्रदेश की चारों के चारों विरह गीत दोस्तों। कागा, पहले बात करते हैं कागा। कागा दोस्तों कौवा। इसके अंदर क्या होता है? एक महिला होती है जिसके पति जो होते हैं प्रदेश गए हुए होते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर कौवा को ज्यादा दोस्तों मेहमानों का सूचक माना जाता है। महीना जो कि मतलब कागा अपने छत के ऊपर बार बार बैठ रहा उठ रहा है, तो मतलब आज अपने घर पे कोई ना कोई मेहमान आने वाले हैं, सुबह सुबह के टाइम दोस्तों ना। तो महिला होती है वो अपने इस कागा को कहती है कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारा पीयू जी घर आवे। ऐसा गीत गाते हुए इस महिला ने इस कव्य को बोल रही है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुर्जा। कुर्जा भी एक विरह गीत है मध्य प्रदेश का दोस्तों। कुर्जा के अंदर क्या होता है कि एक महिला होती है, उसके भी जो प्रियतम है वो, क्योंकि विरह गीत दोस्तों तो अपने उसके पति जो होते हैं वो प्रदेश ही गए हुए हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो कुर्जा गीत के माध्यम से वह महिला अपने प्रियतम को संदेश देती है कि अब तो कुर्जा भी रूस से भारत आ गया है, अब तो आप भी आ जाइए। मतलब रूस से भारत आ गया। कुर्जा दोस्तों प्रवासी पक्षी है जो कि रूस का है, और ये इसकी शरण स्थली कहाँ पे है? राजस्थान में। कौन से गांव में? खींचन गांव दोस्तों। खींचन गांव में इसकी शरण स्थली है दोस्तों। खींचन गांव से याद आया दोस्तों, अपने एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे कि छगनबेन की सर्वोदयी गतिविधियों का केंद्र कौन सा गांव रहा? छगनबेन की सर्वोदयी गतिविधियों का केंद्र कौन सा गांव रहा? ऑप्शन देता हूं दोस्तों, खींचन गांव, श्रीनगर, और कोई सा भी ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मेन बताना चाहता हूं मैं आपको दोस्तों, खींचन गांव ही है वो, खींचन गांव। अभी तक तो आपको प्रश्न ही समझ नहीं आया ये छगनबेन कौन है। पहले तो यही समझ में नहीं आया कि पुरुष है कि महिला है। तो दोस्तों ये महिला है। छगनबेन दोस्तों राजस्थान की पहली महिला सरपंच है जिसने अपने सर्वोदयी गतिविधियों का केंद्र खींचन गांव को बनाया। अच्छा ठीक है, सर्वोदयी गतिविधियां कैसे दोस्तों? यह इसने कहा था कि जैसे महिला सरपंच बनती है तो सरपंच बनने के बाद में सरपंच है वो खुद करेगी, उसका पति सरपंच ही नहीं करेगा।
इसीलिए इसके ये प्रश्न बना हुआ। और पिछली बार सेकंड ग्रेड के अंदर भी प्रश्न पूछा गया था कि छगन बहन की सर्वोदयी गतिविधियों का केंद्र कौन सा गांव रहा, तो वो रहा था खींचन गांव। खींचन गांव कहाँ पे दोस्तों? फलौदी के अंदर, जोधपुर नहीं, फलौदी दोस्तों। जो जैसे जिले अपडेट हुए हैं तो उसके अंदर ये गांव जो है कि फलौदी के अंदर चला गया। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कुर्जा गीत की। मतलब कुर्जा इसकी शरण स्थली कहाँ पे है? खींचन गांव फलौदी के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो कुर्जा गीत के माध्यम से यह संदेश दिया गया है। बात करते हैं जोरावा। जैसे जोरावा दोस्तों ये गीत है जैसलमेर का, मुख्यतः गीत कौन सा जिले का है? जैसलमेर का दोस्तों। जैसलमेर में गाया जाता है। इसका मतलब होता है दोस्तों ओलियू। ओलियू मतलब ओलियू, ओलियू का मतलब क्या होता है दोस्तों? याद आना, याद आना। ओलियो का मतलब होता है दोस्तों याद आना। मतलब कि है तो, हालांकि ये ओलियो का मतलब याद आना होता दोस्तों, लेकिन ओलियो अपने गीत है जो विवाह से संबंधित। अपन जब रिवाजों के गीत पढ़ेंगे, विवाह से संबंधित ओलियो गीत था, जिसका मतलब भी ये होता है कि दुल्हन की विदाई के समय जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं ओलियो। मतलब दुल्हन की याद में विदाई के टाइम जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं ओलियो। लेकिन दोस्तों इसका मतलब तो होता है याद आना। वैसे इसका मतलब याद आना होता है, वैसे ही इसका मतलब जोरावा का मतलब भी याद आना ही होता है। और ये मूलतः जैसलमेर जिले का लोकगीत है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं पावना। पावना दोस्तों क्या है? आपने गीत सुना होगा, एक बार आवोनी जमाई जी पावना, थाने सासू जी बुलावे घर आई, जवाई लाड करा। आपने गीत सुना होगा, अक्सर चलता है राजस्थान में। क्या लगता है आपको, कौन सासू जी बुला रहे हैं या फिर सासू जी के आड़ में कोई और बुला रहा है? सासू जी नाम है? नहीं दोस्तों, सासू जी बुला रहे हैं। सासू जी बुला रहे हैं कि भाई एक बार आओ घर पे पावना, आपके लाड करने के लिए। तो ये गीत सासू जी गा रहे हैं और ये एक विरह गीत है और जो कि मरु प्रदेश का है। ठीक है दोस्तों, ये चारों गीत है। कागा बता ही दिया, कुर्जा बता दिया, जोरा हो गया, पावना हो गया। ये चारों गीत राजस्थान के हैं और चारों के चारों विरह गीत है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, अपन अभी तक अपन ने कौन कौन से गीत की बात कर ली? पहले पढ़ा था अपन लीलगर। लीलगर के बाद में अपन ने पढ़ा था दोस्तों पाला। पाला के बाद में भरबूटिया। भरबूटिया के बाद में अपन ने पढ़ा दोस्तों पनिहारी। पनिहारी के बाद में अपन ने पढ़ा पपैया। और पपैया के बाद में अपन ने पढ़ा कागा, कुर्जा और जोरावा और पावना। अब दोस्तों आगे बात करते हैं अपन कुछ गीतों की जिनको अपन एक साथ ही लिख लेते हैं। एक है दोस्तों रतन राणा। रतन राणा। एक है दोस्तों रतन राणा केवड़ा। रतन राणा केवड़ा। एक है दोस्तों काचबा। काचबा। एक है दोस्तों घूगरी। घूगरी। इनके आगे दोस्तों हेडिंग लगा ऐसे लिख करके प्लस साथ में लिखते हुए इनको साथ में आगे लिख लेना दोस्तों कि मरु प्रदेश के प्रेम गीत। दोस्तों मरु प्रदेश के प्रेम गीत है दोस्तों ये चारों के चारों। इनमें कुछ भी समझने जैसा है नहीं। मैं बता देता हूँ, रतन राणा। रतन राणा दोस्तों अमरकोट के राजा है जिनका नाम है रतन राणा। ठीक है। केवड़ा। केवड़ा के कोष्टक में लिख देना दोस्तों सुगंधित पुष्प। केवड़ा कौन सा? सुगंधित पुष्प है। काचवा। काचवा दोस्तों जानते हो, कछुआ जिसको कहते हैं। और घूगरी। घूगरी क्या होता है दोस्तों? घूगरी दोस्तों मीठा भोजन होता है। मतलब गेहूं को उबाल करके उसको मीठा कर दिया जाता है और उसको फिर नाश्ते में दिया जाता है, उसको कहते हैं घूगरी। मतलब ये स्कूलों के अंदर आप जब हमारे टाइम जो स्कूलें थी तो उस टाइम घूगरी खिलाया करते थे दोस्तों नाश्ते के अंदर, भोजन के अंदर। लेकिन आज आज जैसे आप स्कूल के अंदर जाओगे, जैसे आपको लेटर मिलेगा सिलेक्शन हो गया भाई का 3rd ग्रेड के अंदर, और जैसे सिलेक्शन हुआ जाते हैं क्या कहाँ बनेगा? पोषाहार प्रभारी। और पोषाहार प्रभारी बनते ही दूध, फल, फ्रूट्स वगैरह वगैरह। भाई बैठता ही बस हाथ में आने का काम, भाई बैठ के कुर्सी पे क्या खाएगा? फल खाएगा, दूध पिएगा। लेकिन दोस्तों आज ऐसा सिस्टम हो गया, लेकिन पहले पहले घूगरी मिलती थी दोनों नाश्ते में। तो रतन राणा, केवड़ा, काचबा, घूगरी। आगे लाइन खींच के लिख देना दोस्तों प्रेम गीत है। कौन से? मरु प्रदेश के ये प्रेम गीत है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों आगे वाले गीत की बात करते हैं इंडोनी। कौन सा गीत दोस्तों? इंडोनी। इंडोनी। इसी को कहते हैं दोस्तों इंडी। इसी को कहते हैं इंडी। इसी को कहते हैं दोस्तों छूमली। इंडोली, छूमली या इंडी दोस्तों किसे कहते हैं? जानते होंगे शायद आप अगर ग्रामीण परिवेश से हो तो। दोस्तों इंडोनी जो अपने कपड़े का एक गोल घेरा होता है, कपड़े का गोल घेरा होता है जो सिर पर रखा जाता है। कपड़े का एक गोल घेरा होता है जो सिर पर रखा जाता है।
अच्छा ठीक है, इसमें गीत बनाने की कहाँ आवश्यकता थी दोस्तों? दोस्तों पहले क्या होता था, आज तो मोबाइल है, सब कुछ अपनी सारी भावनाओं को अपन व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टा इत्यादि वगैरह इनके सब के माध्यम से, अपन सोशल मीडिया के माध्यम से अपन शेयर कर सकते हैं। पहले क्या था, पहले तो बस गीत गाना है, अगर कुछ चार महिलाएं साथ में बैठ गई थी इधर मतलब बातें करेंगे, गीत गाएंगे और अपना मनोरंजन करेंगे कैसे भी। दोस्तों इस गीत के अंदर क्या होता है कि एक महिला होती है, महिला कहती है कि सवा लाख री लूम खो गई इंडोनी, मारी पाड़ोसन घनी चकोर ले गई इंडोनी। ऐसा गीत सुना होगा आपने कि सवा लाख री लूम, लूम जानते हो दोस्तों? लूम, लूम दोस्तों ऐसे जैसे ये इंडोनी हो गई दोस्तों, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे लटकी होती दोस्तों, उससे कहते हैं दोस्तों लूम। महिला ने क्या कहा, सवा लाख री लूम, सवा लाख रुपए की तो खाली लूम ही है, ये लटक रही यही है बस लूम, सवा लाख रुपए की। तो पूरी इंडोनी कितने लाख रुपए की होगी? नहीं दोस्त, यहाँ केवल और केवल माहौल बनाया गया दोस्त। आपने एक गीत सुना होगा, अपन आगे पढ़ेंगे, नहीं सुना होगा तो पढ़ेंगे आगे, हिंडोलिया। हिंडोलिया दोस्तों ये गीत है जो तीज पर जब हिंदा झूलते तब ये गीत गाया जाता है दोस्तों। क्या होता है उसके अंदर कि बन्ना वो बागा में झूला घालिया, बन्ना वो बागा में झूला घालिया, मतलब कि बन्ना मतलब कोई अगर अदर स्टेट का आदमी है तो वो जब इस गीत को सुनेगा तो क्या सोचेगा कि राजस्थान में बाग होंगे, बगीचे होंगे, वहाँ फूलों की एकदम ताज़ा हवाएं आ रही होगी, मंद मंद मुस्कुरा मतलब हवाएं चल रही होगी, और उसमें बगीचे के अंदर महिला जो होती है वो झूला झूल रही होगी और पुरुष झूला दे रहा होगा। ऐसे सोच रहे हो आप? नहीं दोस्तों, मतलब खाली वहां पे माहौल बनाया गया है, और यहाँ भी केवल और केवल माहौल बनाया गया दोस्तों। 5 रुपए का लूम में खर्चा नहीं, 5 रुपए के मोती भी नहीं आएंगे दोस्तों, उसको लगा दिए बस हो गई लूम। लेकिन सवा लाख री लूम खो गई इंडोनी, हमारी पड़ोसन घनी चकोर ले गई इंडोनी। बस यहाँ केवल और केवल क्या है दोस्तों, माहौल बनाया गया है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, इसके अंदर महिला की जो है ना मेहनत का प्रदर्शन होता है दोस्त, महिला की जो मेहनत का प्रदर्शन होता है इसके अंदर। कैसे? मतलब दोस्तों पहले क्या होता था अपने ग्रामीण अंचल के अंदर, या ग्रामीण की बात करूं शहर की बात अलग है, लेकिन ग्रामीण अंचल में पहले के समय आज के लगभग आप देख लो 50 साल, या 50 साल तो मैं क्या कहूँ दोस्तों 2021 की एक पिपासा, हालांकि मुझे नहीं बताना चाहिए इसे, लेकिन आपको देखना चाहिए। पिपासा एक दोस्तों एक वीडियो है जो कि बाड़मेर जैसलमेर जिले का दोस्तों, जो कि पानी से संबंधित दोस्तों, और ये वीडियो जो है 2021 का है दोस्तों, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं कर रहा हूँ, इतनी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, अभी की बात कर रहा हूँ 2021 की। 2021 का एक वीडियो है दोस्तों पिपासा नाम से, उस वीडियो में देखना आप, महिलाएं जो ये ग्रामीण अंचल में बाड़मेर जैसलमेर की बात बता रहा हूँ दोस्तों, इतनी दूर से पानी लेकर के आ रही है, मतलब 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर दोस्तों, नॉर्मल है इतना तो, और वो पीने का पानी भी 4 किलोमीटर में मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। हालांकि आज के समय में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो चुकी है और सरकारें कर रही हैं प्रयास, हर घर में नल आ गया दोस्तों, हर रूम के अंदर नल आ गया, पानी चाहिए तो बस दबाया बटन और चालू हो गया। लेकिन दोस्तों पहले जो पानी है बहुत दूर से लाना पड़ता था। तो इस गीत के माध्यम से, इस इंडोनी गीत के माध्यम से महिला की मेहनत का प्रदर्शित होता है, महिला की मेहनत को प्रदर्शित किया गया है दोस्तों इस गीत के माध्यम से। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे अपन दोस्तों कि इंडोनी, इंडोनी क्या है तो एक कपड़े का एक गोल घेरा होता है जो सिर पर रखा जाता है, ठीक है, कपड़े का एक गोल घेरा होता है जो सिर पर रखा जाता है। इस गीत के माध्यम से महिला की मेहनत का प्रदर्शित होती है, महिला की मेहनत को प्रदर्शित किया गया है इस गीत के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए हम बात करेंगे आगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपके काम का हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी ना लगे, ना काम का है ना आपको पसंद आया, लेकिन कम से कम दोस्तों 5 लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो मुझे इस बात का मूल्यांकन करके बता सकें कि मैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति को पढ़ाने के काबिल हूँ कि नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।